हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इन्फिनिटी लर्न जेईई बाय श्री चैतन्य में। आज हम कुछ चुनिंदा सवाल करने वाले हैं फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक सेक्शन। अब स्टार्ट करेंगे हम पिछले वाले के कंटिन्यूएशन में, थोड़े पोटेंशियल रिलेटेड सवाल और कर लेंगे, फिर हम जाएंगे इनटू डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स इन जनरल बहुत डिफिकल्ट सेक्शन नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले बच्चों, जैसा आपको पता है, आप वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब रहना, क्योंकि हमारी ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आते रहेंगे। एंड साथ ही साथ हमारा डेली ऑलमोस्ट 6 घंटे के फ्री लाइव क्लासेस चल रहे हैं। आप बस नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, आपको पता चल जाएगा कब हमारे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाते हैं और आप लाइव क्लास अटेंड कर पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल दिया हुआ है, इनिशियली द स्फीयर्स A and B are at potential VA and VB. The potential of A when sphere B is earthed is what? तो ऐसा पूरा सेटअप है, A है, B है, A का पोटेंशियल VA है, B का पोटेंशियल VB है। उसके वजह से अब मैंने B को अर्थ कर दिया। B को अर्थ कर देने का मतलब हुआ कि मैंने B के पोटेंशियल को जीरो कर दिया। अब यहां पे देखो बच्चे गलती कहां पे कर देते हैं, बच्चों को लगेगा कि ओ ए के वहां पे तो ए और बी दोनों की वजह से पोटेंशियल था, क्योंकि एक तो ए का अपना पोटेंशियल था प्लस बी का भी पोटेंशियल था, क्योंकि बी के अंदर था तो बी के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल था अंदर पे उसका पोटेंशियल लगता है। जैसे वी नो वंस आई गो इनसाइड तो मेरा पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है सरफेस के साथ। तो बी का भी, जहां पे मैं अगर इसका पोटेंशियल सोचूं, बी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन था, ए का भी था। तो बच्चे सोचते हैं कि अब मैंने ग्राउंड कर दिया तो मैंने बीबी को जीरो कर दिया है, मतलब ए में बस उसका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो इसीलिए बच्चे वीए मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि वीए जो बताया गया है ना, वो पहले ए और बी के कंट्रीब्यूशन को मिला के ए पे कितना था वो बताया गया है कि आपका फाइनल पोटेंशियल एट ए ओरिजिनली वाज इक्वल टू योर वीए। मतलब वीए के अंदर ही पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ए जो भी है, जो सिर्फ ए का कंट्रीब्यूशन है अपने ऊपर, प्लस द पोटेंशियल बाय बी था, ये था वीए। वीए ए का अपना खुद का पोटेंशियल का कंट्रीब्यूशन नहीं था, वो टोटल पोटेंशियल था ए पे, जहां पे ए का खुद का कंट्रीब्यूशन प्लस बी का कंट्रीब्यूशन था। अब अगर बी का कंट्रीब्यूशन चला जाता है तो क्या बचता है? बस उसके खुद का कंट्रीब्यूशन। तो उसके खुद का कंट्रीब्यूशन कितना है? VA माइनस VB। तो इसीलिए स्फीयर A पे पोटेंशियल रहेगा ऑप्शन सी, VA माइनस VB का। तो इस चीज का ध्यान रखना, लग सकता है VB चला गया तो बस VA रहेगा, लेकिन VA वाज द सम ऑफ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन प्लस VB। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हैं, A, B और C, रेडियाई है कैपिटल R, 2R और 3R। दे आर गिवन चार्जेस। A और C पे मैंने चार्ज दिया है Q और 2Q का, शेल B को मैंने अर्थ कर दिया है। तो पूछा गया है चार्ज ऑन द इनर सरफेस कितना है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द शेल कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम पहले सेटअप को समझते हैं। मेरा यहां पे छोटा स्फीयर, जो पहला वाला स्फीयर है स्फीयर A, फिर स्फीयर B को बनाते हैं। थिन शेल्स है, लेकिन मैं थिकनेस दे रहा हूं ताकि मैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस को डिफाइन कर पाऊं। यह है शेल बी और बाहर की तरफ है शेल सी। मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूं ताकि पता चले कि मटेरियल कौन सा है, मतलब कहां पे शेल है और कौन सा पार्ट खोखला है, कहां पे शेल है और कौन सा पार्ट खोखला है, उसके बारे में पता चले। ठीक, अब देखो आपने A के ऊपर चार्ज दिया हुआ है Q का, तो साफ आपको पता है कि B के अंदर अगर आप एक गॉसियन स्फीयर बनाते हो तो वो तो कंडक्टर है, तो उसके अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वहां फील्ड जीरो होना है। तो इतना तो पता है कि यहां पे प्लस Q दिया तो सरफेस पे माइनस Q बैठ जाता है 100%। अब बात यह कि आपको लगेगा कि माइनस Q तो बाहर प्लस Q बैठना चाहिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों हो जाएगी? क्योंकि बाहर पे अगर मैं प्लस Q बिठा देता हूं तो हो सकता है उस स्फीयर B का पोटेंशियल जीरो ना हो। स्फीयर B को अर्थ किया है अगर मैंने शेल B को, तो मतलब शेल B का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो मेरे को जानना जरूरी है कि शेल B के आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है,
ताकि इवेंचुअली वो शेल बी जीरो पोटेंशियल पे आ जाए। मतलब मैं यहां पे इसको आउटर सरफेस को अर्थ कर दिया। तो लेट्स अज्यूम इसके ऊपर आ जाता है चार्ज ऑफ क्यू डैश आ जाता है, तो टोटल क्यू डैश प्लस क्यू आएगा, या फिर आप क्यू डैश पे ही छोड़ सकते हो, उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू डैश चार्ज आ जाता है आउटर सरफेस पे, द चार्ज इज क्यू डैश। ठीक, अब ये क्यू डैश ऐसा बनता है, आपको लगेगा क्यू डैश क्यों रहेगा, वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन समझो ग्राउंडिंग का पर्पस है इसको जीरो पोटेंशियल बनाना। अगर इस स्फीयर पे चार्ज जीरो हो जाता ना, तो फिर भी उसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाता, क्योंकि आउटर सरफेस, आउटर वाला स्फीयर इसके ऊपर एक पोटेंशियल क्रिएट कर देता, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द आउटर पार्ट प्लस दिस पार्ट। तो अगर जीरो करना है तो इसको पोटेंशियल जीरो करना है, तो चार्ज जीरो पे नहीं चलेगा। चार्ज जीरो पे उसका खुद का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, लेकिन बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन टू इट वो बचा रह जाएगा और वो पोटेंशियल को नॉन जीरो कर देगा। तो यहां पे अगर क्यू डैश होता है, यहां पे माइनस क्यू डैश आएगा इसके इनर सरफेस पे, थर्ड वाले के सी के, तो सी के ऊपर टोटल चार्ज था क्यू, तो आउटर सरफेस पे तब 2q प्लस क्यू डैश हो जाएगा। ठीक, ये है मेरा सेटअप। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस ऑफ बी जीरो होना चाहिए, तो पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस ऑफ बी कितना होता है देखते हैं। पोटेंशियल एट द आउटर सरफेस ऑफ बी, एक तो है उसका खुद का कंट्रीब्यूशन विच विल बी इक्वल टू के क्यू डैश बाई 2r, वो उसका अपना कंट्रीब्यूशन है। बाहर वाले, अंदर वाले का तो फर्क नहीं पड़ता, वो शेल के ऊपर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, वो प्लस क्यू माइनस क्यू नेट मिलके कैंसिल हो गया, बाहर वाले सरफेस पे कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो माइनस क्यू डैश हो गया। इनफैक्ट आप अगर कंट्रीब्यूशन करना भी चाहो, इस स्फीयर का और इस स्फीयर का ये इनर सरफेस और इस वाले का कंट्रीब्यूशन करना भी चाहो, आप कर सकते हो। चलो उसको कर ही लेते हैं। ए के चार्ज का, इस प्लस क्यू का कंट्रीब्यूशन टू द आउटर सरफेस इज जस्ट के क्यू बाई 2r होगा। 2r क्यों? क्योंकि ये वाला शेल ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नल है, तो द फॉर्मूला इज जस्ट के क्यू डिवाइडेड बाई दी जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, विच इज एट अ डिस्टेंस 2r। ठीक, सेम वे जो इनर सरफेस है वो भी इस पॉइंट 2r पे कितना पोटेंशियल लगाएगा, माइनस के क्यू बाई 2r, क्योंकि वो नेगेटिव क्यू था, वो भी 2r पे ही होगा, क्योंकि इनर सरफेस के लिए भी वो सरफेस आउटर है। ठीक है, तो उसके रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। फिर आता है उस आउटर शेल के अपने ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से क्या कंट्रीब्यूशन है पोटेंशियल को, दैट इज प्लस के क्यू डैश बाई 2r। ठीक, उसके बाद आउटर शेल्स पे जब हम चले जाते हैं, उनके लिए ये वाला इनर सरफेस है। इनर सरफेस पे जब आप इनसाइड अ शेल घुस जाते हो, तब द पोटेंशियल डज नॉट चेंज। मतलब इस सरफेस पे जो पोटेंशियल था ना, विच शुड बी माइनस के क्यू डैश बाई 3r, क्योंकि उसका रेडियस 3r था, वो अपने सरफेस पे जो पोटेंशियल लगाता है वही अंदर लगाएगा, तो माइनस के क्यू डैश बाई 3r। और ये 2q प्लस क्यू डैश वो भी बाहर है, वो भी वही 3r डिस्टेंस पे है, तो वो भी 3r से अंदर घुसेगा। जो भी पोटेंशियल आया k इंटू 2q प्लस क्यू डैश इंटू 3r डिवाइडेड बाई 3r, अंदर भी हर पॉइंट पे वो वही लगाएगा, तो यहां पे भी वो उतना ही कंट्रीब्यूशन देगा, तो प्लस 2q प्लस क्यू डैश बाई 3r। ये दो कट गए, हटाओ आप इनको। पोटेंशियल ऑफ बी जीरो होना जरूरी है। जीरो करते हैं तो k बाई आर कॉमन ले लो आप, क्या बचा रहेगा, q डैश बाई 2 माइनस q डैश बाई 3 प्लस 2q बाई 3 प्लस q डैश बाई 3, ये बचा रहेगा। k बाई आर का आप भूल जाओ, क्या वो यहां पे q डैश का एक तो 2q बाई 3 को एक साइड, इनको एक साइड कर देते हैं, तो माइनस 2q बाई 3, उसको इधर किसका देते हैं, इधर पे q डैश बाई 2 माइनस q डैश बाई 3 प्लस q डैश बाई 3 है, नीचे 6 के एलसीएम लगाते हैं, ये 3q डैश माइनस 2q डैश
मेरे को इतना करने की क्या जरूरत था, प्लस 2q डैश, ये तो प्लस माइनस ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं, चलो कोई नहीं। ये आया मेरा सेटअप, इसको 2 से कटेगा, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा q डैश बिकम्स -4/3q, q डैश मेरा -4/3q आ गया। तो अब हम देखते हैं, चार्ज ऑन द इनर सर्फेस ऑफ द शेल इज 4/3q, इनर सर्फेस ऑफ शेल सी मतलब ये माइनस q डैश, q डैश -4/3q था, माइनस इसके ऊपर मतलब प्लस 4/3q, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन अगला है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस इज ऑफ बी इज -4/3q, आउटर सरफेस पे सिर्फ q डैश था जो कि यस इज -4/3q, तो वो सही है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ शेल सी मतलब ये 2q प्लस q डैश दैट इज 2/3q। देख लेते हैं हम, यहां पे 2q प्लस q डैश करें तो 2q -4/3q, सॉरी 2q -4/3q, जो मेरे को देगा 3, ये 6q -4q, तो यस ये 2q/3 देगा प्लस, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। मतलब द करेक्ट आंसर, यहां पे वन ऑफ देम करेक्ट होना चाहिए, तो ये इट इज, सबको मारने की जगह हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज द आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कुछ डाइलेक्ट्रिक के सवालों के ऊपर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मेटल्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? तो काफी बच्चे इसको मार देते हैं 0 होता है, नहीं, मेटल्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि किसी भी डाइलेक्ट्रिक में आप सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय के। ठीक, कोई भी मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, आप बाहर पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई नॉट मारो, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता है, गिवन बाय दिस रिलेशन, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। अब कंडक्टर हुआ, मेटल्स कंडक्टर है, तो आपको पता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अगर E 0 हुआ तो ओनली पॉसिबिलिटी इज K इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, K इज E नॉट बाई E, E 0 हुआ तो K इन्फिनिटी। तो याद रखना, मेटल्स के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज इन्फिनिटी। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। इस सवाल में दिया हुआ है, इफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सब्सटेंस K इज इक्वल टू 4/3 देन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कितना है? अब इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या चीज होती है? देखो, हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं नोन एज द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, which is epsilon E, permittivity of that medium into the external electric field E naught, and that is equal to epsilon naught into the external electric field plus P। P है पोलराइजेशन। आपको पता है पोलराइजेशन नॉन पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिसमें आपका ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में डाइपोल मोमेंट है, तो उस केस में आप जब एक्सटर्नल फील्ड देते हो वो रीअलाइन करता है, और जो टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है उसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ऐसा ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में वो चार्ज सेपरेशन के थ्रू होता है, लेकिन कोई भी मटेरियल बिहेव करता है उस तरह से कि एक पोलराइजेशन डेवलप हो जाता है, डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है सभी में। अब कुछ मटेरियल्स में वो डाइपोल मोमेंट काफी आसानी से काफी ज्यादा बन जाता है, कुछ में कम बन जाता है। तो ये जो पोलराइजेशन है वो एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन P इज इक्वल टू काई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। ये काई जो पार्ट है वो ससेप्टिबिलिटी है, जो बताता है कि एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग कितना, अगर ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हुआ तो आप थोड़ा सा एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे आपको बहुत पोलराइजेशन दिखेगा, मतलब वो ससेप्टिबल है टू गेटिंग पोलराइज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस लॉजिक से अगर हम यहां पे बिठाते हैं तो मेरा एप्सिलॉन ई नॉट आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट प्लस काई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। आप ई नॉट्स को हटाओ, एप्सिलॉन एप्सिलॉन है टोटल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस काई। अब ये टोटल परमिटिविटी क्या होता है? दैट्स जस्ट अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 1 प्लस काई। तो यहीं से आपको मिल जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन K इज 1 प्लस काई। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि काई इज इक्वल टू K माइनस 1। तो यहां पे मेरे को दिया हुआ है K इज 4/3,
तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज 4/3 - 1 विच इज 1/3 हमारे पास ऑप्शन ए। ठीक है, तो 4/3 मत मार देना। देखो ये चीज सिमिलर है काफी हद तक मैग्नेटिज्म एंड मैटर की तरह। ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी परमानेंट डाइपोल मोमेंट। सही बात है ये, दिस इज करेक्ट। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं रहते, आप देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड तब वो चार्ज सेपरेशन क्रिएट होता है। फिर दिया हुआ है व्हेन अ नॉन पोलर मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, center of the positive charge distribution of its individual atom or molecule coincides with the center of negative charge distribution। ये गलत है। ये नेचुरल केस में होता है कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस यहां पे है, उसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ताकि उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, उस नेगेटिव क्लाउड का भी सेंटर अलाइन कर जाता है पॉजिटिव से, तो कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता। लेकिन जैसे आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हो तब सेटअप कैसा हो जाता है, न्यूक्लियस तो ऐसे है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ खिसक जाता है, तब उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर साइड में खिसक जाता है और आपको एक डाइपोल मोमेंट मिल जाता है। तो सेकंड वाला इज इनकरेक्ट, तो असर्शन इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले सेटअप पे चलते हैं। दिया हुआ है पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स जिनमें पहला having a permanent electric dipole moment, having zero dipole moment, acquire a dipole moment only in presence of field, और lastly acquire a dipole moment only when magnetic field is absent। तो ये ऑप्शन ए है। पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी आपका एक सेटअप है, जैसे आप ले लो HCl। HCl में क्या है, एक साइड पे पॉजिटिव है, एक साइड पे नेगेटिव है, तो ऑलरेडी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएटेड है। यहां पे H2O वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वहां पे भी ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, आप चाहे फील्ड लगाओ ना लगाओ। अब ये बात अलग है कि पूरे मटेरियल में टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन इंडिविजुअल हर एटम में, यहां पे मॉलिक्यूल्स का बात किया गया है, उनमें हर मॉलिक्यूल के अंदर आपका डाइपोल मोमेंट है। अब पूरे मटेरियल में वो रैंडमली अरेंज्ड है, इसीलिए टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है विदाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इंडिविजुअली उन सबके पास है, इसीलिए उनको पोलर बताया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल पोलराइज द पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, सही बात है, पोलर को भी करेगा, नॉन पोलर को भी करेगा, लेकिन वैसा नहीं है, पोलर दो करेगा, सही है। इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट बट दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ये करेक्ट है। जैसा मैंने बताया कि कोई भी मटेरियल है, अगर नॉन पोलर हुआ तो उसके पास कुछ डाइपोल मोमेंट नहीं है, लेकिन अगर पोलर हुआ तो सब डाइपोल्स हैं, लेकिन वो सब रैंडमली अरेंज्ड है सारे, इसीलिए जो टोटल डाइपोल मोमेंट हो जाता है वो जीरो हो जाता है पूरे मटेरियल में। लेकिन जैसे ही मैं एक फील्ड लगाता हूं वो सारे अलाइन करने शुरू हो जाते हैं और तब आपको मिलता है एक नेट डाइपोल मोमेंट फ्रॉम द फुल मटेरियल। ठीक है, तो एज अ परमानेंट डाइपोल दीज आर रैंडमली ओरिएंटेड। हाँ ठीक है, वो तो सही है ये, लेकिन रीजनिंग नहीं है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब हाँ ये एग्जिस्ट करता है, एक्सटर्नल फील्ड में लगाएंगे तो सजेगा, लेकिन पहले वाले को वो एक्सप्लेन नहीं करता है कि इट विल पोलराइज। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे करें तो अकॉर्डिंगली अगर बताया रहता कि इट टर्न्स देम इन दैट डायरेक्शन तब अलग बात होता। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाँ, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट वॉल्यूम of a polar dielectric material is always zero। displacement जैसे मैंने बताया that was epsilon naught E plus the E naught plus the polarization। ठीक है, अब दिया हुआ है polar dielectrics में external applied field नहीं है, तो ये पार्ट इज जीरो। तो आपको लगेगा ओ पोलर मॉलिक्यूल्स में तो डाइपोल मोमेंट है, तो पोलराइजेशन रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, लेकिन ये जो बताता है ना वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम बताता है। और जैसे मैंने बताया पोलर में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट है, लेकिन पूरे मटेरियल में डाइपोल मोमेंट जीरो है, क्योंकि वो सारे डाइपोल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं। तो इट विल रिमेन जीरो, पी भी जीरो रहेगा विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पी खुद जैसा मैंने बताया ससेप्टिबिलिटी एप्सिलॉन नॉट ई नॉट पे डिपेंड करता है। फील्ड नहीं है तो नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है, नेट पोलराइजेशन नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज जीरो। यस, ये करेक्ट है। Polar dielectrics, each molecule has a permanent dipole moment, but these are randomly oriented. Yes, correct. And this is the correct explanation कि क्यों dipole moment, क्यों net dielectric
डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। ओके, नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। दिया हुआ है पैरेलल प्लेट, हम थोड़ा कैपेसिटर्स पे आ गए। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D है और पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स कैसे निकालें? आप देखो, ये सपोज दो प्लेट है, इसके ऊपर चार्ज Q, इसके ऊपर चार्ज -Q, एरिया प्लेट का है A, डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। तो आपको पता है ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट के पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कितना लगाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का, जहां पे सिग्मा इज Q बाई A, तो Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा वो वहां पे, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के साथ इंटरैक्ट करके फोर्स देती है। तो फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज जस्ट उसके ऊपर टोटल चार्ज जो है इनटू वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला लगा रहा है, क्योंकि वही उसके ऊपर फोर्स बताएगा। सिमिलरली वो इसके ऊपर फोर्स, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ही आ जाएगा। सो लगाएं, यहां पे करेंगे तो आएगा Q² बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा रीएडजस्ट करता हूं, मैं ऊपर नीचे D मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों किया? क्योंकि देखो मेरे को जो आंसर कैपेसिटेंस के टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं ये A एप्सिलॉन नॉट बाई D को कैपेसिटेंस C से रिप्लेस कर सकता हूं। तो क्या मिला मेरे को? Q² बाई 2CD। चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV करेंगे तो आएगा क्या? C² V² बाई 2CD। C कट जाएगा, आएगा CV² बाई 2D। इट इज CV² बाई 2D, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटर C हैविंग चार्ज Q, एरिया A इज। अब सबसे पहली चीज आप गौर से समझो, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C नहीं बताया गया है, कैपेसिटर का बस नाम दिया गया है C। आपको पता है कि चार्ज इतना है, एरिया इतना है। अब किन चीजों पे डिपेंड करता है? इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस। आप कैसे आगे बढ़ोगे? तो आपको लग सकता है इसके बेसिस पे, ओ ये तो मैंने देखा यहां पे D था, कहां गया ये? मैं अच्छा ये स्मॉल d है, मैं कैपिटल D बीच में क्यों घुसेड़ दिया? यहां पे तो D था, तो हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होगा। लेकिन इस पे आपकी गलती हो जाएगी। गलती क्यों होगी? क्योंकि आपको देखो इन सब केसेस में मेरा C कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, तब जाके D पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे बस दो ही चीज बताए गए हैं हमको, Q और A। हमें इवेंचुअली जो फोर्स है उसको Q और A के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं रखना है मेरे को। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो आई विल बी बेटर ऑफ इस हालत में इट एज Q² बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, Q भी कांस्टेंट। तो मैं फोर्स को अगर वैसे लिखूं तो आपको दिख सकता है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ D। आप बोलोगे लेकिन सर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कहीं पे D है, आपने यहां तो मैंने ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया था, तो वो टेक्निकली नहीं है। फिर आप बोलोगे सर यहां पे तो C है, इस पे तो D के साथ है। सवाल में नहीं बताया गया कि C है, कैपेसिटेंस का वैल्यू C है। अगर कैपेसिटेंस C बता दिया जाता तो आई वुड हैव सेड कि इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तब हो सकता है चार्ज को कांस्टेंट नहीं बताते। अगर चार्ज और एरिया को कांस्टेंट बता रहे हैं तो मुझे इक्वेशन को ऐसे लिखना पड़ेगा कि इक्वेशन में वो दो रहें। अगर वो दो Q और A रहने के बाद भी एक D बचा रहता तब मैं उसके बेसिस पे बात कर सकता था। ठीक है, तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। हमने कैपेसिटर्स जस्ट शुरुआत की है, अगला सेशन मेनली कैपेसिटर्स के ऊपर ही होगा। उसका पैरेलल सीरीज के अलग अलग मेथड्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस के बारे में समझेंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना रहेगा। अगर आपको सेशन पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाना, चैनल पे सब्सक्राइब रहना और आगे के सारे लेक्चर्स और लाइव सेशंस जरूर अटेंड करना। आज के लिए इतना ही रहे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन फॉर दिस सेशन। कैच यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वन।